ये जो चीजें होती है ये तंत्र विद्या है या ये स्टडी है या कोई जादू टोना तंत्र विद्या कुछ नहीं है, इट्स साइंस। तो वो लोग ना ऐसे हाथ देख के ऐसे करके ना कुछ कुछ चीजें सच बता देते हैं। कुछ नहीं करना, बंदा आपके पास आए बस उसका हाथ देख के बोल दो अरे वाह पैसा तो आपके पास आता है लेकिन टिकना नहीं। आप कलयुग में रह रहे हो और रेमेडी भी नहीं करना चाह रहे हो, भगवान का नाम भी नहीं लेना चाह रहे हो और रिजल्ट आपको सारे चाहिए। जो मतलब जो नेगेटिव काम करता है सारे वो बंदा खुश रहेगा तो भी भगवान आपके साथ है। तो ये सब कितना सच है कि बेटा तेरी इस डायरेक्शन में ये चीज रखी हुई है, हटा ले, जो ऑब्स्टैकल आ रहे हैं वो हट जाएंगे। दिवाली में पैसे ही बरसे तो उनके लिए कुछ बता तो भी घर में लक्ष्मी आ जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू चैनल चाय पर चर्चा। तो दोस्तों मेरा नाम है आशीष तंवर और मेरा नाम है विशाल रोहिला। तो आज हम आपके लिए लेके आए एक पॉडकास्ट जिसमें हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी की, वास्तु की, न्यूमरोलॉजी की। ये पॉडकास्ट आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको एंड तक देखना और समझना कि हमारे गेस्ट आपको क्या क्या बता रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों पे हमने फोकस किया है। तो आज के जो हमारे गेस्ट रहने वाले हैं वो हैं मोहिनी गाबा जी, जो कि स्पेशलाइज्ड है वास्तु में एंड न्यूमरोलॉजी में। तो उनसे बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं अपना पॉडकास्ट आज और करते हैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो मैम कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, नमस्कार। तो मैम थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताइए। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ और मैं न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को एक साथ घोल के फिर रेमेडीज देती हूँ। और मैम कितने टाइम से कर रहे हैं आप ये सब? मुझे 5 से 6 साल हो गए हैं। मेरे पास क्लिनिकल साइकोलॉजी में डिग्री भी है, बट ये मेरा प्रोफेशन है। तो मैम ये तीनों का कनेक्शन क्या है? लाइक ये तीनों एक ही चीज़ है या अलग अलग है? ये तीनों पैरेलल चलती हैं एक दूसरे के साथ। अगर आज मैं आपके घर आऊँगी और सिर्फ वास्तु के ऊपर कंसंट्रेट करूँगी, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी पे नहीं करूँगी, तो आपको रिजल्ट्स उसके नहीं मिलेंगे। जो मैक्सिमम वास्तु कंसल्टेंट्स और न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजिस्ट प्रॉब्लम दे रहे हैं आजकल के ज़माने में, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। एस्ट्रोलॉजी में हर एक ग्रह की एक पोजीशन होती है, एक डायरेक्शन होती है, एक जगह होती है, एक स्थान होता है। अगर वो ग्रह किसी और दूसरी जगह पे या स्थान पे जाके विराजमान होता है तो वो प्रॉब्लम देता ही देता है। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाती हूँ। हमारी वास्तु में एक डायरेक्शन होती है साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन में ग्रह है विराजमान मंगल ग्रह। मंगल इज इक्वल टू फायर। सिमिलरली न्यूमरोलॉजी में वो आ गया 9 नंबर। अब साउथ डायरेक्शन में लोग किचन तो बना लेते हैं अपनी, बहुत अच्छी बात है, बहुत फायदेमंद भी है, बट एट द सेम टाइम हम उसकी स्लैब कर देते हैं काले रंग की। तो इसके कारण वो प्रॉब्लम देनी शुरू कर देती है आपको। कईयों के घरों में मैंने मैक्सिमम जगहों पे ये देखा है कि साउथ में आपने वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी बना रखा है, जो स्वरूप हो जाता है शनि का प्लस चंद्रमा का। तो मैम गुड़गांव के हर घर के अंदर ही है अंडरग्राउंड वाटर टैंक। तो अब मैं आपको एस्ट्रोलॉजी भी लेकर आती हूँ बीच में। फॉर एग्जाम्पल, आपके एस्ट्रोलॉजी के चार्ट में आपकी कुंडली में मंगल ग्रह बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ऐसी जगह पे बैठा है, ऐसे स्थान पे बैठा है जहाँ पे उसकी पावर सबसे मैक्सिमम है, बट आपने साउथ डायरेक्शन में अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दिया अपने घर में। अब क्या होगा? जो आपका मंगल स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी आपने उसे वीक कर लिया। आपके घर में फायर लगने की प्रॉब्लम 100% आ सकती है। आपके लाइफ में लॉसेस शुरू हो जाएंगे, नेम फेम आपका गिरने लग जाएगा, डिस्पाइट द फैक्ट आपका मंगल ग्रह स्ट्रॉन्ग है। तो मैम अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मैंने हाल फिलहाल में देखा कि वास्तु वाली वीडियोस काफी वायरल हो रही हैं, ये कुछ 1 साल से हो रही हैं। इससे पहले ये सब कहाँ था? इंस्टाग्राम पे अभी ये रीलें चल रही हैं जितनी। मतलब इससे पहले तो मैंने नहीं देखा कि कभी हर चीज के बारे में इतना बताया जा रहा है। आजकल तो जहाँ रील खोल रहा हूँ उसके अंदर यही पता चल रहा है, ये करोगे तो ये मिलेगा, वो करोगे तो वो मिलेगा। मार्केटिंग चल रही है पूरी। तो ये अभी हो रहा है, पहले क्यों नहीं था? अब ये आपको लगता है कि पहले नहीं था, तो जो चीज़ हमें दिख नहीं रही तो क्या ज़रूरी है कि वो पहले भी नहीं थी? मैम थोड़ा सा इसको बताओ कैसे, मतलब मैं समझ नहीं पा अगर हम अपनी हिस्ट्री में जाए, वैदिक साइंस पढ़े, अपनी पूरे पुराने उसमें चले जाए, रामायण में, महाभारत में। चलिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। चाणक्य का नाम सुना है आपने? चाणक्य मौर्य डायनेस्टी का मेकर था, उसी ने उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया था। तो उसने अपनी किताब में वास्तु का साफ साफ वर्णन किया है कि किस तरीके से, कौन सी डायरेक्शन में कौन सी चीज़ होनी चाहिए। आपने सुना होगा कि महाराजाओं के जो भवन बनते थे वहाँ एक जगह होती थी कोप भवन।
अगर आपने इसके बारे में सुना हो तो वहाँ पे रानियों का काम क्या होता था, जब भी उन्हें अपने इमोशंस रिलीज करने होते थे तो वो कोप भवन में जाती थी, टाइम स्पेंड करती थी, रोती थी या जो भी इमोशंस उनके होते थे रिलीज करती थी और बाहर आ जाती थी खुशी खुशी। वही डायरेक्शन हमारे घर में अगर आपने बेडरूम बना लिया अपना, तो आपस में कपल की लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। जो डायरेक्शन है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वहाँ पे बेडरूम होना इज स्ट्रिक्टली नो। सिमिलरली अगर मैं महाभारत के तरफ जाऊं, महाभारत के अंदर एक असुर का नाम था मायासुर, जिसने निर्माण किया था इंद्रप्रस्थ का। इंद्रप्रस्थ था पांडवों की नगरी, जो महल बना था जहाँ पे मायासुर ने अपनी माया का प्रयोग करके वास्तु की जानकारी उसे बहुत थी। असुरों में वो वास्तु का बहुत बड़ा ज्ञानी था। उसने अपनी माया का प्रयोग करके जहाँ पे जल नहीं होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, उसने वहां डाल दिया। तभी दुर्योधन उसमें गिरा और महाभारत का निर्माण हुआ। इतनी बड़ी वॉर हुई जो आज तक याद है सबको। रामायण में राम सेतु बनाया गया, उसी डायरेक्शन में क्यों बनाया गया, वहीं से क्यों गया? रावण सबसे बड़ा वास्तु का ज्ञानी था, बहुत नॉलेज थी उसे। ठीक है, कर्म नहीं अच्छे थे, पर नॉलेज में तो सबसे ऊपर शिव भक्त थे बहुत बड़े। तो जब ऐसे वास्तुकार को हमने हराना है, जिसने अपनी नगरी का निर्माण ही किया हो वास्तु के अकॉर्डिंग, एक एक चीज किया हो, तो उससे भी ज्यादा हमें नॉलेज लेनी पड़ेगी कि किस जगह से हम एंट्री निकालें या किस जगह से हम जाएं, सेतु बनाएं, ताकि उसका पूरा राज्य खत्म हो जाए। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पॉडकास्ट। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि ये वास्तु है, ये जो चीजें होती है, ये तंत्र विद्या है या ये स्टडी है या कोई मतलब क्या है ये? Point है ये point है। ये इस पर थोड़ा सा- जादू टोना तंत्र विद्या कुछ नहीं है, इट्स साइंस। कौन सी डायरेक्शन में क्या चीज होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, कब रखनी चाहिए, ये हमारे हिस्ट्री में हमारे पूर्वजों को सबको पता था। ये ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने सारे ग्रंथ व्रंथ हटा के उन्हें डिस्ट्रॉय किया ताकि हम पीछे रह जाएं। व्हाइट हाउस का भी जो निर्माण हुआ है वो भी वास्तु के अकॉर्डिंग है। जब उनको भी इस बारे में नॉलेज है तो क्या हमें नहीं होनी चाहिए? अच्छा, तो मतलब कि जो बाहर की कंट्रीज है वो भी ये सब फॉलो करती बिल्कुल करती हैं। मेरे कितने क्लाइंट्स हैं जो कनाडा में भी है, यूएस में भी हैं, जो वास्तु को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। लेकिन मैम आप देख रहे होंगे कि अब इंस्टाग्राम पे ना, अगर मान लो किसी वास्तु एक्सपर्ट ने कहा कि आपकी किचन इस डायरेक्शन में होनी चाहिए और आप उसको तोड़ नहीं सकते, लेकिन उसी में दूसरी रील आती है, वो कहता है कि आप उसको तोड़ो मत, ये करो वो करो, आप ये उस direction पहचानना में- बड़ा ठीक है। वो है, हाँ। तो ये कैसे, मतलब ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है, हर जगह देखती है, हर जगह सब अलग अलग बताते हैं। तो मतलब देखिए- कैसे सोचे कि यही सच बोल रहा है? देखिए, मैंने अभी आपको क्लियरली बताया, वास्तु के अंदर हमारी जो डायरेक्शंस हैं, जो भी है, नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, 2 डायरेक्शंस ऐसी आती है जिसकी कोई रेमेडी नहीं है। चाहे वहाँ पे आपको कोई बोल रहा है आके पिरामिड लगा लो, उल्टा टांग दो, सीधा कर दो, नीचे गाड़ दो, तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, सिर्फ पैसे बना रहा है। पैसे भी क्या ही बना रहा है वो इस बात में। जहाँ से आपको कोई इफेक्ट नहीं फील हो रहा, वो अल्टीमेटली आपको डिस्कार्ड कर देगा। आज नहीं तो कल तो आपको वो बोलेगा कि इसकी तो कोई रेमेडीज हमें फल ला नहीं रही हैं। हम आपके इस स्टेटमेंट से ना 50% लोगों का धंधा बंद हो जाएगा। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर ये सच्चाई है कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में कोई रेमेडी वर्क नहीं करती। वो इतने प्योर जोन्स हैं हमारे कि वहाँ पे हम कुछ भी डालना चाहेंगे तो वो ज़ीरो इफेक्ट देगा। नॉर्थ ईस्ट में ना ही आपकी किचन होनी चाहिए, ना ही आपका टॉयलेट होना चाहिए। सिमिलरली साउथ वेस्ट में भी कोई किचन नहीं, कोई टॉयलेट नहीं। अगर वो होगा आपके घर में तो वो आपको विद इन 3 to 4 years बिल्कुल ख़त्म कर देगा। वो आपके घर में बीमारियां भी देगा। तो ये 2 जो जोन्स हैं, अगर आप कभी प्रॉपर्टी परचेज करने भी जाते हैं, इन दोनों जोन्स का आप ख्याल रख लें तो आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें रेमेडियल है। एक और चीज़, साउथ वेस्ट से आपकी एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए। साउथ वेस्ट डायरेक्शन की एंट्रेंस ब्लंडर रिजल्ट्स देती हैं। तो कभी भी प्रॉपर्टी परचेज करने जा रही है, 3 चीज़ों का आप मेजरली ख्याल रख लें, बाकी सब कुछ रेमेडियल है।
अच्छा, हम जैसे कि क्या होता है ना कि जो गलियों में इधर ना जैसे बाबा घूमते हैं, तो वो लोग ना ऐसे हाथ देख के ऐसे करके ना कुछ कुछ चीजें सच बता देते हैं कि हाँ तुम्हारे घर में इतने लोग हैं, तुम्हारे ये परेशानी चल रही है, तो वो वास्तु में होता है, वो क्या होता है? मैम जैसे अभी ना मैंने अभी 2 दिन पहले रील देखी थी, वो महाराज जी बता रहे थे कि आजकल संत बनना या कुछ भी बनना बड़ा इजी है। कुछ नहीं करना, बंदा आपके पास आए बस उसका हाथ देख के बोल दो अरे वाह पैसा तो आपके पास आता है लेकिन टिकता नहीं। तो ये बड़ा तो ये वाली लाइन से हर बंदे के साथ होता है मैम, हर बंदे के साथ होता है कि। और दूसरी बात बोलते हैं कि आपको आपके अपने ही धोखा दे रहे हैं, आप सबके लिए सब ये कुछ कुछ करते कुछ यूनिवर्सल चीजें हैं जो हो। तो सब पे मतलब पका देते हैं। ये क्या, ये सच है सब कुछ? देखिए, हम रह रहे हैं कलयुग में। कलयुग में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो खुश है। हर किसी के घर में कोई ना कोई समस्या है, और वो ऐसी समस्या है या तो वो रिलेटेड होगी रिलेशनशिप से, या तो वो रिलेटेड होगी पैसे से, या तो वो रिलेटेड होगी हेल्थ से। ये 3 समस्याएं हैं जिनके ये सब पार्ट्स हैं। तो ये पाखंड इनका फायदा उठा के तो पैसे कमा लेते हैं। अल्टीमेटली होता क्या है, वो आपकी दुखती हुई रग पकड़ लेते हैं कि हाँ पैसे की तंगी है। पैसे की तंगी किसको नहीं है आज की डेट में? पर हम कलयुग में रह रहे हैं। अब कलयुग में रह रहे हो और रेमेडी भी नहीं करना चाह रहे हो, भगवान का नाम भी नहीं लेना चाह रहे हो, और रिजल्ट आपको सारे चाहिए। कैसे पॉसिबल है? मैम कलयुग से याद आया, आपने देखो कलयुग की बात छिड़ी है, तो मैंने ऐसा सुना है कि कलयुग में सिर्फ वो बंदा खुश रहेगा जो जुआ खेलता है ना, और जो मतलब जो नेगेटिव काम करता है सारे, वो बंदा खुश रहेगा। लेकिन मैंने कहीं ये भी सुना था कि कलयुग में बस अगर आप एक बार भगवान का नाम भी ले लेते हो तो भी भगवान आपके साथ है। तो ये सब कितना सच है? अब कलयुग को बेसिकली वरदान मिला हुआ है कि आप भगवान को कलयुग के अंदर सिर्फ नाम जपने से भी पा सकते हो। पुराने अगर हम युगों की बात करें तो उसमें आपको घोर तपस्या करनी पड़ती थी, तप कर रहे हो आप, फास्ट कर रहे हो, बहुत कुछ करना पड़ता था, तो जाके आपको भगवान के दर्शन होते थे या आप उन्हें पाते थे। कलयुग में हमारे पास सीधा सीधा साधन है कि भगवान का नाम लो और कर्म करो। कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो। ये बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। अब मुझे कितने क्लाइंट्स मिलते हैं जो ये बोलते हैं कि हम कर्म अपने अच्छे रख रहे हैं, ये वास्तु की रेमेडीज करना, एस्ट्रोलॉजी की करना, न्यूमरोलॉजी की करना यूजलेस है। क्यों करें हम? हमारे तो कर्म अच्छे हैं। अब आप मुझे खुद आंसर दीजिए, भगवान क्या खुद आके आपको बताएंगे कि ये रास्ता मैं दे रहा हूँ बेटा, चल ले इसके ऊपर? तो किसी साधन से आपको हिंट देंगे। आपके पास ये साधन आ रहा है कि बेटा तेरी इस डायरेक्शन में ये चीज रखी हुई है, हटा ले। जो ऑब्स्टैकल आ रहे हैं वो हट जाएंगे। तेरे माइंड में अगर डिसीजन मेकिंग नहीं अच्छी बन रही है या अच्छे सॉल्यूशंस नहीं आ रहे हैं लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ से ये चीज हटा लो। अब भगवान खुद तो आगे हमें नहीं बोलेंगे, बिल्कुल। उन्होंने एक स्टडी बना दी, एक साइंस हमें दे दी। अगर हम उसके अकॉर्डिंगली चीजें करने लग जाएंगे, हम ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल भी हो जाएंगे। अच्छा मैम, जैसे कि कोई एक लेमैन है, बिल्कुल लाइक मैम, अगर मैं ये सब पढ़ के अप्लाई करने लगूं तो भी वो सब कुछ सही वही रहेगा, या जैसे कि आप जो चीज बताओगे, जैसे कि आपने जो स्टडी करी, अगर मैं भी वो करना चाहूँ तो वो सारी चीजें मैं फॉलो करूँ तो वो सेम रिजल्ट्स देंगे? देखिए, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। नॉट डेंजरस, इट्स लीथल। अगर मैं उस लैंग्वेज में आऊँ तो बहुत ही खतरनाक है। अगर आप पूरी स्टडी करते हैं इसको और फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली व्हाई नॉट, मैं भी तो वही कर रही हूँ। पर अगर आप ये सोचे कि आपने 2-3 रील्स देख ली, आज जैसे मैंने बीच में 2-3 बातें बोल दी, बेसिक बता दिया मैंने, और उसी को फॉलो करके आप सोचते हैं कि यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, हाफ नॉलेज है, तो पूरी नहीं है। मैम ये एक कोर्स होता है, डिप्लोमा होता है, या मीन्स क्या होता है? ये कोर्स होता है, प्रॉपर आचार्य बनने का कोर्स होता है, सिद्धि कोर्स होता है, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि आप अपनी बॉडी, सोल, माइंड और आप जहाँ जिस स्ट्रक्चर में रह रहे हैं, जिस बिल्डिंग में आप विराजमान हैं, उसकी एनर्जी आपकी एनर्जी से किस तरीके से अलाइन हो। चलो मैम, हमारे टॉपिक से काफी भटक चुके हैं, हम वापस अपने उस पे आते हैं, वास्तु और न्यूमरोलॉजी पे आते हैं। आप ये बताइए कि देखो अभी दिवाली आ रही है, दिवाली पे लोग क्या करें कि उनके पास पैसों की बारिश हो जाए? बस पहला पॉइंट ये बताओ, उनकी अच्छी दिवाली बन जाए। क्योंकि मतलब मेरे आसपास तो सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं दिवाली बस पैसे ही बरसे, तो उनके लिए कुछ बता दो, घर में लक्ष्मी आ जाए। देखिए, सबसे पहले तो दिवाली से पहले आता है धनतेरस। तो धनतेरस के ऊपर आपने कुछ चीज़ें अपने घर में लेकर आनी है। सबसे पहली चीज़, 2 पैकेट ले आइए आप सॉल्ट के, ज़रूर खरीदिए। और ऐसा नहीं है कि जैसे आप हैं, आपने अपने पापा से पैसे ले लिए और जाके आप ले आए 2 पैकेट सॉल्ट के, अपने खुद के पैसे से।
ओके 2 पैकेट सॉल्ट के, 1 पैकेट शुगर का, चीनी का, नमक, चीनी। तीसरी चीज़ हो गई हमारी झाड़ू, झाड़ू ज़रूर खरीदिए। चौथी चीज़ हो गई हमारी धनिया। ये 3-4 चीज़ों का ये जो कॉम्बिनेशन है, लेकिन मैम धनतेरस पे मैंने तो सुना है कि वो चांदी- कुछ चांदी उस पे भी आ सोना रहा है, आना उस पे चाहिए। भी आ रहा है। ये सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, ये आपको लॉन्ग टर्म के इफेक्ट्स देगा। अब चांदी, सोना सबकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है ना, हमने तो अपलिफ्ट करना है सबको। तो वो अपलिफ्ट होने के लिए आपको ये चीज़ें लानी ही चाहिए। साथ ही साथ आप चांदी का एक सिक्का या सोने का एक सिक्का ज़रूर खरीद सकते हैं। वो ना खरीद पाए तो ये यूनिवर्सल चीज़ है सबके लिए। अभी मैम ये अभी तक गरीब है, ये सिर्फ एक चम्मच खरीदता है स्टील की, वो भी इसको पता ही नहीं था ये सब खरीदना होता मैंने है। तो वो भी नहीं, कुछ कभी भी कुछ नहीं खरीदा। नहीं, ये ज़रूर खरीदिए आप धनतेरस के और दिन। दिवाली पे बताओ मैम, अब धनतेरस आपने बता दिया, अब छोटी दिवाली पे भी कुछ करना होता है क्या मैम, बड़ी दिवाली पर अच्छा रिजल्ट मिले? छोटी दिवाली पे भी आप दिए जलाइए घर पे, हाँ वो 5 दिए भर जलाते हैं। भर के जलाइए। आपने अपनी एंट्रेंस में जलाने हैं 3 दिए, आपने अपनी बैक साइड ऑफ द हाउस वहाँ जलाना है 1 दिया। ये 4 दिए तो जलाने ही जलाने हैं। उसके बाद पूरे घर को आप बिल्कुल ब्राइट बना दीजिए वैसे दियों हम ये से। दिए जलाते क्यों है, इसका रीजन क्या है? आप खुद बताइए। इसका reason तो बहुत दाम सिंपल से वाला है, बट सिर्फ- अमावस की काली रात आती है, उसमें अपने उजाले में अपना खुद ही उजाला आंसर करते हैं, दिए कर जला दो। जला के। ये नहीं मैम, ये अंधेरे पे, थोड़े अंधकार पे animated लोग विजय। बैठे हुए हैं पॉडकास्ट लेने के लिए, हो जाता है कभी-कभी। नहीं, इसका लॉजिक ये है, अंधकार पे विजय पा रहे हैं हम। अच्छा दिए मैम, जला अभी आप के पहले दिवाली का बताओ, अमीर होना है मेरे को, जल्दी थोड़ा सा मेरे को बताओ। दिवाली पे कैसे आपने लक्ष्मी लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे करें? जी, लक्ष्मी माता की जो आप पूजा करते हैं शाम को, पूरा परिवार एकत्रित होके एक साथ होके पूजा करना पहली चीज। बहुतों के घर में जैसे कलयुग चल रहा है, कोई कहीं पूजा कर रहा है, कोई कहीं पूजा कर रहा है, या आजकल एक चलन चल गया है कि दिवाली वाले दिन घर पे ही नहीं होते लोग, कार्ड्स खेलने चले जाते हैं ताला लगा के। दारू भी पीते हैं। बहुत सारी चीज़ें आजकल चल पड़ी हैं जो पुराने में नहीं थी। पुराने ज़माने में जो आजकल बोलते हैं ना कि दादा परदादा की हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, वो इसीलिए क्योंकि वो ये चीज़ें नहीं करते थे। आज हम कलयुग में घुसते जैसे जैसे जा रहे हैं, हम भूलते जा रहे हैं पुरानी चीज़ें। तो आपने क्या करना है, दिवाली की पूजा एक तो एक साथ होकर, एकजुट होकर आपने करनी है। दूसरी चीज़, आप माता लक्ष्मी को अनार का एक फल, रोज़ का इत्र, गुलाब का इत्र, वो ज़रूर चढ़ाएं, पूरे घर में उसका छिड़काव करें। साथ ही साथ आपने उन्हें श्रृंगार के आइटम्स, एक बॉक्स मिल जाता है बहुत इजीली आपको मार्केट से, उसके अंदर सब कुछ होता है ऑलरेडी, चूड़ियाँ भी होंगी, सिंदूर भी होगा, सब कुछ होगा, वो चढ़ाइए। साथ ही साथ आपने कमल का एक फूल भी चढ़ाना है। ये सारी चीज़ें कंबाइन करके जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उनकी कृपा आपको बहुत मिलती है। एक मैं सॉरी, मैं आशीष की बात काट रहा हूँ, दिवाली वाली पॉइंट पे मेरे को एक चीज और पूछनी है। जैसे कुछ लोगों का ऑफिस है, ऑफिस में वो पूजा करते हैं, तो बिल्कुल। वो क्या करें, उनके लिए कुछ बताओ कि मतलब उनके ऑफिस के अंदर फुटफॉल बढ़े, उनका क्लाइंट काम बढ़े, उनके क्लाइंट्स बढ़े, तो वो क्या देखिए, करें दिवाली फुटफॉल में? बढ़ाने के लिए अपने क्लाइंट्स का आप दिवाली वाले दिन अपनी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ऑफिस की, अगर आपका जैसे ये रूम ही ऑफिस है तो यहाँ पे आप सेंटर में खड़े हो जाइए, जहाँ साउथ ईस्ट डायरेक्शन आएगी वहाँ एक लाल रंग के कपड़े में थोड़े से चावल, थोड़ा सा कपूर, भीमसेनी कपूर, आप वो उसकी एक पोटली बनाइए और वहाँ रख दीजिए। माता लक्ष्मी की पूजा करिए साउथ ईस्ट जोन में ही, और ये वाली पोटली वहाँ पे परमानेंट पड़ी रहने दीजिए पूरी दिवाली के दिन वाले दिन, पूरी रात पड़ी रहने दीजिए। अगले दिन इसी पोटली को आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। और मैम जो ये लोग दिवाली पे कैश देते हैं, तो मैंने एक वीडियो देखा है कि कैश नहीं देना चाहिए, है ना, कि वो आपके पास लक्ष्मी जी है, उसी दिन आप लक्ष्मी जी को बांट रहे हो, तो मतलब ये क्या है, थोड़ा सा इसको बताओ कुछ। क्यों नहीं देना चाहिए? कि लोग कहते हैं कि कैश मत दो, कि कैश आप ये लक्ष्मी जी है, आप उनको दिवाली वाले दिन किसी को लक्ष्मी पैसे मत आनी दो। चाहिए। नहीं, इसमें ये कोई लॉजिक नहीं है। हम हर चीज़ को अगर मिथ बनाते जाएंगे, ये हर चीज़ में हम ऐसे जैसे बोलते हैं ना, हम अगर हम इन छोटी छोटी बातों को, जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, ये हो गया, वो हो गया, ये सारे मिथ्स में अगर हम जाते जाएंगे, हम साइंस को भूल जाएंगे। इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप दिवाली वाले दिन किसी को जाके कुछ पैसे दान कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो माता लक्ष्मी क्यों उससे रुष्ट होंगी? वो तो खुशी होंगी ना कि आप उस चीज़ को, किसी नीडी को भी आप उस दिन खुश कर रहे हो, तो ज़रूर करिए। आप मिठाई बांटिए,
एक और क्वेश्चन था कि दिवाली पे लोग जो आपने भी बोला कि कार्ड्स खेलते हैं या अल्कोहल पीते हैं, दारू पीते हैं, तो वो सही है या गलत है भाई? उसका क्या इम्पैक्ट? क्योंकि मैंने तो सुना है कि देखो कार्ड्स खेलने से आपके पास लक्ष्मी जी आती है, इस तरीके से कि उसको- एक दिवाली पे एक बार कार्ड जरूर खेलने चाहिए। मतलब मैं तो बचपन से ये सुनता हुआ आ रहा हूँ, आप बताइए इसमें कितना सच है कितना झूठ। मेरी इस बात का ना आंसर आपने ही कर दिया, खुद ही कर दिया, कि दिवाली पे एक बार खेलने से लक्ष्मी माता हमसे प्रसन्न होती है। एक ये चलन है, एक ये प्रथा है कि कार्ड्स खेलने से पूरा परिवार एकत्रित होता है और साथ में खुशी खुशी हम एक गेम खेल रहे हैं, ठीक तो है। इससे खुशी का भी स्प्रेड होता है आसपास हमारी जगहों में। पर आजकल इसको हमने क्या बना दिया है, जुआ। दोनों में बहुत डिफरेंस है। पहली बात तो हम अपने घर पे ही नहीं खेलते, अपने परिवार को छोड़ के। हमारे माता पिता घर पे हैं, जो हमारे पितृ हैं, हमारे पितृ तो वही हुए ना माता पिता, उनके माता पिता उनके पितृ हैं जो नहीं हैं, हमारे दादा दादी जो हो गए। हमने अपने माता पिता को घर पे लॉक करके हम चले गए बाहर, जाके हम दिवाली के कार्ड्स खेल रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि माता लक्ष्मी हमसे खुश हो जाए। तो कैसे पॉसिबल है? तो दारू और रही बात अल्कोहल की, तो वो नहीं पीनी चाहिए, बिल्कुल ही भी नहीं। बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। आप एक बात बताइए, आपके गेस्ट कोई घर पे, आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं और आप नशे के बिल्कुल ही, आपकी शुद्ध बुद्ध कुछ नहीं है उनको ग्रीट करने की, उनको नमन करने की, उनसे सारी वो बातें करने की जो आप करना चाहते हो। गेस्ट आई दारू पीने नहीं। लक्ष्मी माता गेस्ट है आपकी, आप उन्हें बुला रहे हैं अपने घर में, हाँ। तो लक्ष्मी माता आ रही हैं और आप नशे में धुत हैं। आपके इस आंसर से आशीष की सारी पार्टी कैंसिल मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि लक्ष्मी माता वहां पे बैठेंगी और वो खुश होंगी? बिल्कुल। वो तो आपको देख के कि आप तो नशे में हो, आपने तो उन्हें ग्रीट करना नहीं है, तो वो तो उल्टे पाँव चली जाएंगी। मैम एक दो चीजें और बता दीजिए दिवाली पे ही लोगों को, मतलब ताकि ये जो बैठे हैं ये सारे सुन रहे हैं, मतलब थोड़े से पैसे पूछे आते हैं, जो स्टूडेंट है वो क्या करें और हाउस वाइफ है वो क्या करे, छोटी छोटी चीजें बता दो। आपने बता दी है, जो एक पूजा के लिए तो आपने बता दिया, और क्या कर सकते हैं? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है अपने दिल को शुद्ध करके, जो आज मैं आपको सच्चाई बताऊं, शुद्ध करके आप नमन भी कर लेंगे ना ऐसे माता लक्ष्मी का, वो तो भी प्रसन्न हो जाती है। सेकेंडली, अगर कुछ एक्चुअल में आपको करना चाहते ही हैं, तो अपने घर की जो एक्चुअल लक्ष्मी है, आपकी माता, आपकी बहन, आपकी वाइफ, आप इनको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे, चाहे वो सोने का हो चाहे वो चांदी का हो। सोने चांदी का बाय चांस आप नहीं दे पाते हैं, तो आप जाके बाहर से एक लाल रंग का वस्त्र, सूट हो गया, साड़ी होगी, कुछ ना कुछ उन्हें लाके जरूर दे। अच्छा मैम एक और चीज बताओ कि दिवाली पे ना चौराहे पे काफी सारा टोना टोटका हो जाता है, जी। तो उससे बचने के लिए अपने पास कुछ ऐसी कोई चीज रखें कि मतलब कुछ ऐसा करे कि उससे बच सके दिवाली जी वाले दिन? बिल्कुल। दिवाली पे मुझे बहुत सारी कंप्लेंट्स भी आती है लोगों से कि चौराहे पे नींबू मिर्ची छोड़ के कुछ चले थाली सी जाते होती हैं। है, कुछ रख देते हैं, जी, वो मिठाई रख के, देते हैं, पैसे रख देते हैं। जी जी। अब मैं आपको ना एक लॉजिक देती हूँ। अब जो नींबू होता है वो सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जो मिर्ची है उसका काम है फायर का, फायर एलिमेंट का, तो वो एक तरह से एनर्जी को काटता है। फायर ने उस नेगेटिव एनर्जी को जला दिया या काट दिया। तो अब लोग क्या करते हैं, जो जादू करते हैं, तंत्र विद्या का जिसको है ज्ञान, जो करते हैं ये सारी चीज़ें, नज़र लगाना दिवाली पे सबसे मैक्सिमम होता है। आपने गलती से किसी नींबू पे पैर रख दिया जो ऐसे चौराहे पे पड़ा है, तो आपने क्या करना है, बहुत छोटी सी रेमेडी है जो याद रखिएगा, ज़रूर करनी है, इसमें कोई भी वो वहम नहीं है, करनी ही करनी है। घर जाइए, सॉल्ट वाटर का बाथ ले लीजिए, नमक वाले पानी से आप नहा लीजिए। बाय चांस होता है किसी रीज़न से अगर आप बोलते हैं कि आप नहा नहीं पा रहे हैं, तो अपनी मुट्ठी में नमक लीजिए, 7 बार क्लॉकवाइज 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से वारिए और उसे फ्लश आउट कर दीजिए। मीन्स वो बेसिक छोटी छोटी चीजें जो हम घर पे अप्लाई करते जो हैं। घर पे अप्लाई करते हैं, आपके घर में ही सारे ग्रह मिल जाएंगे आपको, आपको बाहर जाने की कोई नीड नहीं है, जो आजकल चलन बन गया है। एक और चीज है, जैसे कि हम दिवाली पे कोई ऐसे लक्ष्मी जी का कोई मंत्र है या हम उसका जाप करें तो कुछ अट्रैक्ट करें। जी बिल्कुल। आपने कमल गट्टे की माला लेनी है, आपको माला मिल जाएगी बहुत इजीली। उस माला पे आपने एक राउंड भी आपने पूरा कर दिया, तो उससे ज़्यादा प्रसन्न माता लक्ष्मी किसी से नहीं होती। जो ये मंत्र है वो इस तरह से जाता है, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। एक बार और बता दो मैम इसमें देख के।
ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ये छोटा सा मंत्र आपने कमल गट्टे की माला पे सिर्फ एक राउंड भी पूरा कर दिया, चलते चलते भी, बैठे बैठे भी, तो भी आप ये मानिए कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने लग जाएगी। अच्छा, तो जैसे कि दिवाली पे एक और चीज होती है कि हमारे घर वाले ना बड़ी टोका टोकी करते हैं कि बाहर नहीं जाना, चौराहे से नहीं जाना, मिठाई घर की मिठाई नहीं खानी। तो उस सब का क्या इम्पैक्ट वो होता है या सब ऐसे चलिए ही? आज आपने जान करने नहीं देते घर वाले। चलिए आज मैं आपको ना एक बहुत ही ऐसी बात बताऊंगी जिससे माता पिता बहुत खुश रहेंगे। वो बात ये है कि जब जब आपके माता पिता आपको ऐसी कोई भी चीज़ से रोके टोके, पहली बात तो उनका आप इंटेंशन समझिए, आपकी वेलबींग, बिल्कुल आपकी गुड हेल्थ, आपका स्वास्थ्य सबसे बड़ा उनका मोटिव ही यही होता है। दूसरी चीज़ वो है हमारे पितृ। आपने अपने पितरों की बात मान ली तो आपने अपने पितृ दोष का निवारण कर लिया। आपके माता पिता अगर आपको कह रहे हैं कि वो सामने वाले से वो मत लेकर आओ, ऐसे मत करो, उससे ये वहम है, ऐसे है, सुन लो, क्या फ़र्क पड़ता है। माता पिता को जो उस समय खुशी मिलेगी, वो आशीर्वाद जो उनके मन से निकलेगा आपके लिए, वो सारे दोषों का निवारण कर जाएगा, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना आप कभी भी ऊपर नहीं चढ़ सकते। जो उनके मरने के बाद आपने पितृदोष की पूजाएं करानी है पंडितों से जाके, क्यों ना हम वो अभी कर लें। मैम क्या कह रहे हो आप, ये समझा नहीं। मतलब ये इसका मतलब ये है, क्यों ना हम उनकी बात मान के उनको खुश आज ही कर ले। जो बाद में पूजा करके हम उन्हें खुश करना चाहेंगे, जब वो हमारी जिंदगी में रहे ही नहीं, तो क्यों ना आज हम उनकी सेवा करके, उनकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के हम उन्हें आज ही खुश कर दें और वो आशीर्वाद हमें प्रेजेंट में ही दे दें। तो मैम दिवाली जैसी खत्म होगी उसके बाद आ जाएगा अपना न्यू ईयर, तो 2025 में ऐसा क्या करें कि हमारा 2025 अच्छा निकले। और मतलब दिवाली के बाद 1-2 महीने बचेंगे, उसमें ही बता दो, करते ही रहे, करते ही ऐसा रहे। होगी 25 अच्छा मतलब निकल जाए। 25 में आते ही ना ऐसे फटे सक्सेस चूमे कदम हमारे। चलिए पहले आंसर मैं करती हूँ आपके सवाल का। ये साल चल रहा है शनिदेव का। अगर आप टोटल करते हैं 2024 को, तो वो आता है 8 पे, जिसके देवता हैं शनिदेव। शनिदेव है कर्मों के देवता। आप अपने कर्म अच्छे रखेंगे, प्रॉपर हार्डवर्क देंगे, तो वो उतना ही फल देंगे आपको। अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं 30-40% और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको 90% तक रिजल्ट मिल जाए, तो शनिदेव नहीं देंगे। अब जो ये बचे हुए 2 महीने हैं, पहले तो आपको 2 काम करने हैं। पहली चीज़, आप ओल्ड एज होम में जितनी डोनेशन या जो भी दान पुण्य का काम कर सकते हैं आप ज़रूर करें। शनिदेव है सबसे ज़्यादा स्लो मूविंग प्लैनेट। 30 इयर्स लेते हैं एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने में सैटर्न। तो बेसिकली ओल्ड एज होम को उससे कनेक्शन क्यों दिया गया है? बुढ़ापे में हमारी स्पीड कैसी हो जाती है, हम खाना भी खाते हैं तो बहुत स्लो स्पीड में। तो आप अपने घर के भी बड़े बुजुर्ग को, आपके घर में अगर दादा दादी हैं, नहीं है तो माता पिता आपके बुजुर्ग हो गए, तो उनकी सेवा करिए। ये 2 छोटी सी रेमेडी करके ही आप 2 महीने के अंदर बहुत कुछ अचीव कर लेंगे लाइफ में। ठीक है मैम, वैसे बड़े बुजुर्गों की तो सेवा कर। और 2025 के लिए क्या करें? 2025, अब 2025 का हम टोटल करते हैं तो बनता है 9 पे। 9 है हमारा मंगल ग्रह, फुल ऑफ फायर, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एक्शन। इस साल मोस्टली आप देखेंगे कि वॉर होने के चांसेस भी हो सकते हैं वर्ल्ड में। मैम चलिए, जहाँ जहाँ चल रहा है वहाँ पे डिसीजन आ सकता है ओके। कि फाइनलाइजेशन हो सकता है कि अब इस वॉर में कौन जीता है कौन हारा है, क्योंकि हनुमान जी का नंबर है, 9 नंबर हनुमान जी का भी है, तो वो तो डिसीजन दे देते हैं कि ये सही है ये गलत है। दूसरी चीज़, 2025 में इंडस्ट्रीज़ में अगर देखा जाए या घरों में देखा जाए, आपको आपका अग्नि तत्व बढ़ रहा है इस साल, तो फायर लगने के चांसेस हो सकते हैं। खास ख्याल रखिएगा समर टाइम में कि फायर जो आपके एलिमेंट हैं वो अच्छे से बैलेंस्ड है, आपके घर में भी आपके ऑफिस में भी। तीसरी चीज़, 2025 जो टोटल बनाता है 9। अब इस साल आपके जो इतने सालों के जो कर्म हैं, ये साल आपका ऐसा आएगा जब आपको एक्शन करने का बहुत मन करेगा कि आज मैं कर दूं बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट, फुल ऑन लगा दूं पैसा मार्केट में, क्योंकि इतने सालों से मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये साल तो मुझे रिजल्ट चाहिए। पर थोड़ा सा अग्नि तत्व को अपने कंट्रोल में रखिए।
मैम अभी आपने बताया कि 25 रहने वाला है 9 नंबर, तो ये सबके लिए सेम रहेगा या सबके लिए अलग अलग रहेगा? देखिए, हर एक डेट ऑफ बर्थ अलग होती है, हर एक मूलांक अलग बनता है, भाग्यांक अलग बनता है सबके लिए। आज मेरी डेट ऑफ बर्थ है अगर 29 दिसंबर 1995, तो मेरा मूलांक 2 बनता है, मेरा भाग्यांक भी 2 बनता है। अब मैं अपने मूलांक और भाग्यांक के अकॉर्डिंगली ईयर को स्टडी करूँगी, फिर मेरी रीडिंग्स निकलेंगी। दूसरा तरीका होता है पर्सनल ईयर निकालना, जो सबका डिफरेंट निकलता है। अच्छा मैम, मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे अभी आपने बताया 9 नंबर का साल होने वाला है, तो ये सबके लिए सेम होगा, ये आपने जवाब दे दिया। दूसरा कि मुझे ये बताओ, हम अपना नंबर कैसे निकालें, हमें कैसे पता चले हमारा नंबर क्या है, तो वो कैसे पता चलेगा? आपने क्या करना है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 29 दिसंबर 2025, ठीक है। अगर हम इसका टोटल करते हैं 1990 आपने 2025 बोल दी। 2025 इसीलिए बोला है क्योंकि मेरे को उस साल का अपना पर्सनल ईयर Okay. निकालना है। ठीक है। वो तो मेरा डेट ऑफ बर्थ हो गया, पर मेरा पर्सनल ईयर जिस साल में मैं हूँ या जा रही हूँ, कदम रखने वाली हूँ, तो उसमें मेरा पर्सनल ईयर डिफरेंट निकलेगा। Okay. तो उसके लिए आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो आप 2 + 9 + 1 + 2 + 2 + 2 + 5, जब आप इसका पूरा टोटल करेंगे तो वो आएगा 5 पे। तो मेरा पर्सनल ईयर हो गया 5, और साथ में कॉम्बिनेशन क्या बना, 5 और 9 का, क्योंकि 9 है यूनिवर्सल ईयर। आप दोनों का भी डिफरेंट निकलेगा, आप अपना निकाल सकते हैं, बहुत इजीली आपका निकल कैसे जाएगा। निकाले, मतलब अगर मेरा मैं audience अपना को निकालता हूँ, हूँ, मैं अपना निकालता तो हूँ। इन फॉर एग्जांपल आशीष को मेरा निकालना है, तो इसको जी, बताओ कैसे। आप जैसे कि बताइए। मेरा है 14 मार्च। निकालिए आप खुद, अभी मैंने बताया 1 और 4 5। जी। 5 मार्च हो गया, और तेरा 4 5 और 9 नहीं 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 1 4 मार्च 5। इज 3, देखो 1 और 4 हाँ जी, 5 प्लस 3 हाँ जी, 8 8 8 हो गया। 8 8 + 9, 8 + 9 2025 इज 9, राइट। 8 + 9 तो ये हो गया अपना 17 17। तो आपका पर्सनल ईयर निकलता है 8। 8। तो ये कैसे? 8 + 9 का कॉम्बिनेशन आपका बन गया। तो अगले साल में आपको फुल ऑन धर्म कर्म के काम भी करने हैं। सिर्फ फायर लाके अपने अंदर आपने सिर्फ जोश में आके इन्वेस्टमेंट नहीं कर देनी। Okay. अगर आप अपने कर्म नहीं ठीक रखेंगे, क्योंकि शनि देव और मंगल का कॉम्बिनेशन है आपका अगला साल। तो मेरे को पूजा पाठ करनी है। पूजा पाठ इज नॉट कर्म। ओके। पूजा पाठ खाली आप कर्म में नहीं काउंट करोगे, कर्म हुए। काउंट करेंगे, कर्म कर्म क्या थोड़ा है? सा है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो इसको, क्योंकि किसी को नहीं पता कर्म क्या है। सब कर्म ये सोचते हैं कि किसी को दान कर दिया या किसी लिए अच्छा कर दिया तो कर्म समझते है। हैं। तो कर्म क्या है basically? देखिए, दान पुण्य जो आप करते हैं वो कर्म तो हैं आपके, पर वो सिर्फ एक कैटेगरी नहीं है। फिर आएगा अलाइनमेंट आपकी न्यूमरोलॉजी का भी, अलाइनमेंट आपके एस्ट्रोलॉजी का भी, फिर वास्तु का भी, ये भी तो कर्म ही है। ओके। आप अपने एफर्ट डाल के अपनी सारी चीज़ों को अपनी बॉडी को, अपनी सोल को अलाइन कर रहे हैं हर चीज़ के माध्यम से, तो ये सब इज इक्वल टू बना देता है हमारा कर्म। फिर हम बोलते हैं कि फल क्या आएगा। तो मीन्स अपने घरे भी सही रखने हैं, हमारा नंबर भी सही रखना है, वो जो छोटी छोटी रेमेडीज है वो भी करनी है, जी। तब जाके फुल ऑन अपना कर्म कंप्लीट होगा। कंप्लीट होगा। जो बोलते हैं ना, पूरा साल अगर हमें अपना अपलिफ्ट करना है कि ये साल तो हमारा ऐसा जाए कि नेवर लुकिंग बैक वाली चीज आ जाए हमारी लाइफ में। 25 के बारे में ना रेमेडीज वही बताओ कि हमारा हाँ। 25 टॉप पे जाए। ये बताओ कि आने वाले टाइम में लोग ऐसा क्या करें, कुछ 5 ऐसी चीजें बता दो कि मतलब उनका आने वाला साल अच्छा जाए। देखिए, 5 रेमेडीज का तो मुझे पता नहीं, पर एक ऐसी रेमेडी है जो यूनिवर्सल है सबके लिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर नंबर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर ग्रह। जो आप अगर ये रेमेडी कर देंगे तो आपका 2025 में अगर कोई ऊपर नीचे चीज़ें हैं तो वो ठीक हो जाएंगी। और वो है गाय को चारा देना या गाय को आलू खिलाना। वेंसडे के वेंसडे आपने गाय को आलू खिलाना है और चारा देना है। तो ये छोटी सी रेमेडी लग रही होगी अभी, पर अगर पूरे साल में आपने ये रूटीन बना लिया, एक हैबिट बन गई आपकी, तो आप देखेंगे 2025 आपका सबसे बेहतरीन साल निकलेगा। ये तो मैं करने वाला हूँ। ठीक है मैम, अगर एक और चीज में पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अगर हम कोई अगर हम नॉर्मल इंसान है, हमको कुछ अच्छा करना है अपनी लाइफ में, कुछ भी करना है, तो हम ऐसा कुछ रख ले अपने पास, जेब में, अपने पास, फोन में,
या कुछ भी ऐसे कुछ चीज हो जिसको अपने पास रखे तो उससे थोड़ा सा कुछ स्टेबल देखिए ये हर नंबर के अकॉर्डिंगली ही निकलता है, अलग अलग होगा। सबके लिए अलग होगा। ऐसे अगर कोई चीज होती रखने वाली, कोई जादू होता तो फिर तो कोई भी लेके घूम रहा होता। टॉपिक से ना एक टॉपिक और Stone। करता हूँ कि जैसे अब कोई वॉलेट में अपने गणेश जी की फोटो रख लेते वो मैं- हैं, कोई चांदी का सिक्का रख लेता है, तो उससे उनको लगता है कि उनके वॉलेट हमेशा भरा रहेगा पैसों से। तो ये कितना सच है? कोई लकी नोट होता है। देखिए अब मैं इसका ना आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ छोटा सा। अगर 2 नंबर है आपका और वास्तु के हिसाब से हमें पर्स में रखना क्या चाहिए, ये भी बता सकते हो? जी, तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपका 2 नंबर है, आपका मूलांक बनता है 2। 2 कैसे बनता है, 2, 11, 20, 29 को अगर आपका जन्म हुआ है तो उसका टोटल करते हैं आप, बनता है 2। आप तब चांदी का कॉइन अपने पास रख रहे हैं तो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि चंद्रमा इज इक्वल टू चांदी। ठंडक है, चंद्रमा में भी ठंडक है, शीतलता है, तो आप उसे रख रहे हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। पर अगर आप शनिदेव का नंबर लेके बैठे हो, नंबर 8 के हो, और आप चांदी का सिक्का रख रहे हो, तो आपको वो दुष्प्रभाव देगा। बेनिफिट देने के बजाय वो आपकी ज़िंदगी बहुत स्लो कर देगा। ऑलरेडी स्लो है क्योंकि शनिदेव का नंबर लेके बैठे हो, साथ में चांदी भी रख लिया, वो आप डबल स्लो हो गए। ये सारी छोटी छोटी चीजें बड़ी ये इम्पैक्टफुल बहुत माइनर समझ रहे हो चीज़ें ना हैं। तुम लोग बेटा, अपने वास्तु से कंसल्ट करके रखना, वॉलेट में कुछ भी रखना तो। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें ही आपको बहुत ऊपर भी लेके जा सकती हैं और नीचे भी। ठीक है मैम, दिवाली का हो गया, नए साल का हो गया। अभी ये बताओ कि मतलब मैं अभी रिसेंट रील्स देख रहा हूँ, बहुत सारी रील्स देख रहा हूँ कि पति के पैर दबाने से पैसा आएगा, पति के सर दबाने से पैसा आएगा। ये कितना सच है, कितना झूठा? और सच में ऐसा है तो हमें उन मतलब और क्या क्या करना चाहिए जिससे पैसा आए? मतलब हाउस वाइफ जितनी भी बैठ के पॉडकास्ट देख रही हैं, उनको क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो हाउसवाइफ्स के लिए एक बहुत ही मैं सिंपल सी चीज़ें बताऊंगी जो आपको घर में ही करनी है। आपको कोई बाहर से चीज़ें एकत्रित नहीं करनी, जैसे लोग बोलते हैं कि लाल कपड़ा ले लो, ये कर लो। सिंपल सी चीज़ है। पहली चीज़, जब पति काम पे जा रहा हो, आपकी जितनी मर्जी बहुत बड़ी लड़ाई क्यों ना हो, आपने मुंह बना के नहीं भेजना पति को। सही बात। पूरा दिन, पूरा उसका काम, जो उसने सक्सेस पानी भी होगी उस दिन, वो उसकी जीरो हो जाएगी। ये मैम एकदम मतलब ये लागू होनी चाहिए, ये तो कानून बना देना चाहिए, है ना? क्योंकि आप हैं लक्ष्मी का स्वरूप। अगर लक्ष्मी ने ही रुष्ट होके अपने पति को देख लिया कि आज तो मैं बहुत गुस्सा हूँ आपसे, तो उनके किसी भी कार्य में सक्सेस कैसे मिल सकती है? उन्हें मिलेगी ही नहीं। पूरा मूड उनका खराब रहेगा पूरा दिन। क्लाइंट से अपने बदतमीजी से बात करेंगे, छूट जाएगा क्लाइंट। लेबर से बदतमीजी करेंगे, शनि खराब कर लेंगे अपना। तो ग्रह पूरे ऊपर नीचे कर दिए घर की लक्ष्मी ने ही। नंबर दे तो लड़कियों का नेचर ही होता है कि कुछ भी हो जाए तो गुस्से में ही रहती है वो, तो इस चक्कर में तो दूसरे बंदे का काम खराब हो जाए। जी नहीं, ऐसा तो नहीं होता यूजुअली, लेकिन बट ये चीज का खास ख्याल रखना चाहिए वाइफ को कि जब पति घर से काम करने के लिए कुछ जा रहा है तो प्लीज बिल्कुल मुंह ना बनाए। हाथ जोड़ के विनती है आपसे। सुन रहे हो ना, भेज दो अपनी अपनी वाइफ को। इस चक्कर में दिक्कत आ रही है वैसे। अच्छा मैम, और क्या कर सकते हैं? दूसरी चीज, जब आपके पति वापस आते हैं काम से, मान गई बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं लाइफ में जहाँ पे आप डिस्कस नहीं करना चाहते या बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, बातचीत ही बंद है क्योंकि लड़ाई हो रखी है। नेचुरली आप कैसे बात करेंगे? फिर भी एक ये छोटी सी रेमेडी है, आँख कान मुंह बंद करके कर लीजिए, चाहे मन कर रहा है या नहीं। पति जैसे ही घर में एंटर हुए, एक कैडबरी की छोटी सी 5 रुपए वाली चॉकलेट रखिए और वो उन्हें दे दीजिए। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि आप बैठेंगे साथ, आप चुपचाप बैठ के नॉर्मल डिस्कशन करके बिना कलेश करे आप उस चीज का सोल्यूशन निकाल लेंगे। मैम अगर चॉकलेट ना हो तो उसका अल्टरनेटिव भी बता दो। चॉकलेट नहीं है, कोई भी चॉकलेट ऐसा मीठा, होता है ना कि डाइट कॉन्शियस होता है, पता नहीं काम कर नहीं भाई, खाओ किसी भी तरीके का मीठा। एक डब्बा लाओ इसमें रखो। मेरे पे क्यों आता है तो? देखिए डाइट कॉन्शियस है तो गुड़ तो दे सकते हैं ना। हाँ, गुड़ दे सकते हैं। इसको पता नहीं, ऐसा लग रहा है दुनिया में सबसे परेशान आदमी मैं ही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ भाई। किसी भी तरीके का मीठा जो आपको पसंद है, आपकी बीवी को वो रखना चाहिए। आपके घर की एंट्रेंस के आसपास ही रखिए। जब पानी पीने जा रहे हैं तो बीवी उठ के आए, आके वो आपको खुद अपने हाथों से पकड़ाए, आपने नहीं जाके वहां से लेना। मेक श्योर कि आपकी वाइफ आपको वो पकड़ा रही है। ठीक। और मैम क्या कर सकते हैं? मतलब ये जो पैर दबाने वाला है, सच है झूठा? हाँ, ये पैर दबाने वाला बड़ा चल रहा है। देखिए ये ये तो पैर बहुत ज्यादा दबाने चल रहा वाला इसीलिए चलन चल रहा है क्योंकि हम लक्ष्मी जी और
विष्णु भगवान की, नारायण की अगर हम तस्वीर देखते हैं तो यूजुअली उसमें यही होता है कि लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं और विष्णु भगवान बहुत ही रिलैक्स्ड पोजीशन में रेस्ट कर रहे हैं। अगर मैम हम क्या बोलते हैं वाइफ के या गर्लफ्रेंड के पैर दबाए तो अब मैं इसको रिवर्स भी करके ये दिखाती कर दो हूँ। क्योंकि मुझे लगता है ये दबा रहा है। नहीं दबाने भी चाहिए वैसे। देखिए अब मैं इसको रिवर्स करती हूँ। आपने देखा होगा श्री कृष्ण की ऐसी काफी तस्वीरें भी हैं जिसमें वो राधा रानी के पैर दबा रहे हैं। बिल्कुल, तो क्योंकि ना ये गलत है, सिर्फ वाइफ या गर्लफ्रेंड क्यों दबाई, आदमी को भी तो दबाने चाहिए, वो भी तो थक हार इट्स के आएगी वाइस ना काम वर्सा। आप दोनों जब तक अलाइन होके ये नहीं समझेंगे कि आप एक हैं, से। शिव और शक्ति अलग नहीं है। एग्जैक्टली एक है, अगर एक एक है। के पैर का दर्द ही दबा दो तो दूसरे के हो ही ना। तो सिमिलरली आपको समझना पड़ेगा कि अगर वाइफ आपके लिए कुछ कर रही है तो आप भी उसके लिए कर सकते करते हैं। हैं आधे से ज्यादा मर्द, मैम पैसे देते हैं उनको। बट आजकल तो सारी लेडीज भाई काम कर रही है, पैसे की जरूरत है ही नहीं किसी को। फिर भी ले लेती है, तुझे नहीं पता अभी कुछ शादी नहीं हुई। लेना हक है, भाई वो लेना हक है। अच्छा, आप लक्ष्मी है। ये बताइए, जैसे मैंने मतलब ऐसे सुना है कि पूरे दिन की जो भी आपकी मेहनत होती है या फॉर एग्जांपल पूरे मंथ की मेहनत होती है, तो अपनी कमाई पहले लाके अपनी बीवी के हाथ में रखनी चाहिए, उसके बाद सारे काम करने चाहिए। बिल्कुल, माँ के हाथ में नहीं रखना चाहिए। देखिए माँ है तो उनको भी पकड़ाइए। बट अगर ये इस दोनों चीज में तो लड़ाई बताइए होती है। मैम। इसमें ना लड़ाई भी देखिए, होती है, अब तो माँ को नहीं इसमें- दिया तो बीवी नाराज, बीवी को नहीं दिया तो माँ नाराज। देखिए अब इसमें दो चीजें हैं, एंटिटी है घर के कि बेटा ही कमा रहा है, फादर ने या तो वो है नहीं या तो वो रिटायर हो गए हैं। तो आपका ये दायित्व बनता है कि अपने माँ बाप को, सिर्फ माता को नहीं, माता पिता को, दोनों को जाके जो भी आपका अमाउंट है जो आप उन्हें देते हैं पहले उन्हें दीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और जो बचता है वो अपनी वाइफ को दीजिए ताकि वो घर चला सके और आपको भी वो पॉकेट मनी पकड़ाए। मतलब मैम मैम, पूरा यही मर्द जात बाहर भी नौकर घर में भी नौकर है, बाहर क्यों भी नौकर? सैलरी ले और यहाँ पे भी बस पॉकेट मनी ले। पहली बात तो आपने ये तो जो गलत बात है, बोल मैं दी ना, कह रहा था फीमेल न्यूरोलॉजिस्ट हैं, फीमेल की साइड लेंगे। जी नहीं, जी नहीं, मैंने पहले रेमेडी भी दी है आपको। अब अब पहले मैं- अभी आपने वो मैं- टॉपिक कंप्लीट करना है पैर वाला, देखो वो उस पे मैं- करना है। हाँ। क्या क्या कर सकते हैं बताइए। देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अपनी आप वाइफ को अगर आके पैसे दे रहे हैं तो आप नौकर नहीं बन रहे, आप अपने घर की लक्ष्मी को अपलिफ्ट कर रहे हैं। जब तक उनको आप अपलिफ्ट नहीं करेंगे आपके खुद के हाथ में लक्ष्मी नहीं आएगी। मेरे मैक्सिमम जितने भी क्लाइंट्स हैं 90% में मैंने यही एक चलन देखा है, अगर औरत घर की रो रही है, दुखी है आर्थिक स्थिति से अपनी, कि फाइनेंशियली शी इज़ नॉट हैप्पी, तो वो आदमी कभी भी तरक्की कर ही नहीं सकता। अगर फाइनेंशियली आपकी वाइफ सेटिस्फाइड है आपसे तो आप धीरे 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 तरक्की करते ही जाएंगे क्योंकि आपने अपनी लक्ष्मी को सेटिस्फाई कर दिया। दूसरे आपके सवाल का जवाब जो पैर दबाने वाला है, जो इसका मैंने जवाब दे भी दिया था, शायद आपने ध्यान से नहीं सुना, कि आप एक हैं, आप पैर दबाएं या वो पैर दबाएं, बात एक ही बनती है। जब तक आप एक टीम बन के नहीं सोचेंगे, मतलब आप सच में पार्टनर्स हैं, पैर दबाने से पैसा आता है, आप ये कहना चाहते हैं? दोनों दबाओ, आप भी जरूर दबाओ। पैसे आएंगे, दोनों सेवा करो एक दूसरे की, पैसे आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और एक कर रहा है तो नहीं आएंगे। तो ये थोड़ा देखिए- क्लियर करना पड़ेगा ना। देखिए क्लियर इसमें यही है, दोनों कर रहे हो तो एक टीम बने हुए हो, तो एक डबल आएगा। ज्यादा कर रहा है, हाँ, 15 एक मिनट- कम कर रहा है, 15 मिनट आप दबाओ, 15 मिनट दबाओ। एफर्ट आपके डिवाइड हो गए ना। अच्छा मैम, मैंने देखा है कि ना मेरे घर में तो नहीं है टचवुड, बाकियों के घर में मतलब सास और बहू की लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, जी उसको कैसे बचाएं और उन लड़ाई को मतलब क्या कर सकते हैं उनको जो ना हो। देखिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जैसे मैंने शुरुआत करी थी पॉडकास्ट की तब भी मैंने मेंशन किया था कि यहाँ पे अगर कोई भी एंटी एक्टिविटी होगी जैसे किचन या टॉयलेट, उसकी कोई रेमेडी नहीं है। मैम अगर वो नीचे सुधार लें अपना दोनों, आप भाई एनी चांस अगर कुछ ऐसा आप हो सुधार सकता है, सकते हो अपना नेचर एकदम से, कोशिश कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ। कोशिश वो तब करोगे आप जब आपको लगेगा कि आप गलत हो। जब मैम ग्रह करने नहीं देंगे कोशिश तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए एक छोटी सी रेमेडी है कि जब तक आपका टॉयलेट या किचन आपकी शिफ्ट नहीं होती, आपने क्या करना है, आप श्रृंगार की वही बॉक्स लेकर आइए बाहर से और वो आप जाके शिव मंदिर में माता पार्वती के चढ़ा दीजिए। मैम ऐसे तो हम आज और हर ट्यूसडे को करना है, 7 ट्यूसडे लगातार करना है। इस चीज़ का ख्याल रखें। मैम एक क्वेश्चन है, देखो
ऐसे तो एक वो चीज है कि ऐसे तो हम कुछ भी गलत काम किया हमने या कुछ भी हुआ तो हम तो अपने ग्रह को ब्लेम कर देंगे कि ये मेरा ग्रह खराब है या मैं साउथ ईस्ट में रहता हूँ तो इस वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है। 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स आपके ग्रह और वास्तु से ही आती हैं। आप अगर एक कमरे में सो रहे हैं, वहाँ की कोई एनर्जी है जो वो आपको बार बार दे रही है, उसी के तरीके से आपका बिहेवियर बन जाएगा, वैसी ही आपकी सोच बन जाएगी। जैसे कि अगर आपका कमरा नॉर्थ में है तो एंटायर टाइम आपका दिमाग चलेगा पैसा 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 पैसा, आप और कुछ नहीं सोच पाएंगे। अगर आप नॉर्थ के कमरे में बैठ के अपनी कोई डिजाइनिंग करना चाहते हैं, नए प्रोडक्ट की या किसी भी चीज़ की, आप डिजाइनिंग ढंग से कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा है सिर्फ पैसा। आप वेस्ट में बैठेंगे, बहुत अच्छी डिजाइनिंग होगी आपकी। तो हर जोन कुछ ना कुछ एनर्जी देता है, कुछ ना कुछ सोच देता है, जिसके कारण हमारे कर्म बनते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है वास्तु को समझना कि आप जिस बेडरूम में सो रहे हैं, अगर वो साउथ साउथ वेस्ट में आ जाए तो एंटायर टाइम आपकी आपस में लड़ाई होती रहेगी। अगर आप एक कपल हैं तो, शादीशुदा हैं तो आपस में लड़ते रहेंगे, डाइवोर्स तक की सिचुएशन आ सकती है। 90% डाइवोर्स ही होता है। तो मैम अब आगे बढ़ते हैं, ये बताइए जिन लोगों की शादी नहीं हो रही या जो लोग सिंगल है, रिलेशन नहीं बन पा रहा उनका, हाँ वो मैम। क्या करें? कुछ उनका लोग मतलब ना क्या बड़े मतलब कि मैं मेरे दोस्त भी हैं काफी, मतलब कि जो बड़े टाइम से सिंगल हैं, तो उनका कुछ क्या हो कि वो रिलेशनशिप मतलब शादी भी नहीं हो पा रही मेरी कुछ दोस्तों की, तो क्या करें बताओ? दोनों टॉपिक कवर कर दो एक बार में। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक रेमेडी करनी है अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में घर के। लव बर्ड का एक पिक्चर लगा दीजिए। ये किसको लगाना है मैम? सिंगल लॉन्डो को या जिनको शादी करनी है उनको? दोनों। दोनों। रिलेशनशिप है, प्रॉब्लम है, दिक्कत दे रहा है, चाहे मैरिज करनी है, चाहे अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन अच्छा रखना है, तो उसके लिए सिंपल सी रेमेडी है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लव बर्ड का पिक्चर लगा दीजिए। तो खरीद लो भाई सब। और मैम मैंने दूसरी हाँ, चीज़, चलो पहले आप कंप्लीट करो। दूसरी चीज़, हल्दी की 2 गांठ लेनी है, उसको आप मंदिर के अंदर एक पीले रंग के कपड़े में बांध के रख दीजिए। आपकी शादी वाली रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, मैं बहुत सारी रील्स देखी है कि ये काम कर लो, आपकी एक्स का मैसेज आपके पास आ जाएगा, या आपको जो छोड़ के गई है वो वापस आ जाएगी। तो जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है और वो चाहते हैं कि यार मतलब हो जाए वापस ठीक, तो वो क्या करें? देखिए, इसके लिए मेरे पास कोई रेमेडी नहीं है। मतलब आपके पास नहीं है, होती ही नहीं है। नहीं होती है ये- भाई, दीवार पे नंबर नहीं लिखा रहता कि अपनी एक्स को वापस पाओ तो नंबर करो गुप्ता जी को। वहाँ पे हम बंगाली बाबा हाँ, ये उन्हीं के पास मिलेगा आपको उसका निवारण, मेरे पास नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्शंस के ऊपर वर्क करते हैं। लॉजिकली अगर देखा जाए, किसी का भी रिलेशनशिप इश्यूज हैं तो साउथ वेस्ट में दिक्कत होगी ही होगी। अगर साउथ वेस्ट में नहीं है, आपकी शादी हो चुकी है, फिर भी आपस में कलेश हो रहे हैं बहुत, तो नॉर्थ वेस्ट में दिक्कत है। तो ये दोनों डायरेक्शन अगर आपकी बैलेंस्ड है, यहाँ पे आपने रेमेडीज कर रखी हैं, तो आपके रिलेशनशिप में इश्यूज नहीं आएंगे। मतलब कि जो हस्बैंड एंड वाइफ के जो लड़ाई होती है वो भी नॉर्थ ईस्ट की वजह से होती नॉर्थ वेस्ट, है। नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच का जो जोन निकलता है वो उसे कहते हैं हम नॉर्थ वेस्ट जोन। तो वहाँ पे अगर आपने कोई भी एंटी एलिमेंट लगा रखा है, लाल रंग कर रखा है, या वहाँ पे टॉयलेट बना हुआ है, या वहाँ पे आपने कोई भी जैसे सोफ़ा भी रखा हुआ है और वो लाल रंग का है, तो आपके आपस में इश्यूज आएंगे, फिजिकल रिलेशन में भी इश्यूज आएंगे। लोन तो एंड अब मैम कुछ होता है ना कि लोग लोन ले लेते हैं या क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, लेकिन ना उसको वापस पे आउट करने में बड़ी दिक्कत आती है। जी। और वो उस कर्जे में दबते जाते हैं बहुत 10,000 burden हो जाता है। 20,000 फिर हो जाते हैं ऐसे। तो हम क्या करें? जिनका लोन देखिए- जल्दी उतर जाए या क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो उनकी ईएमआई आराम से टाइम पे चली जाए, या एक्सवाइजेड कोई भी ईएमआई वो पे कर रहे हैं उनकी इजीली निकल जाए। तो अब जो मैं आपको रेमेडी बताने जा रही हूँ वो है राहु के लिए। अगर आपके ऊपर लोन चढ़ा हुआ है और राहु आपको परेशान कर रहा है, तो आप ये छोटी सी रेमेडी करेंगे तो वो परेशानी आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी। मतलब सारा लोन उतर जाएगा? सारा लोन उतर जाएगा, ये गारंटी है। मैम जल्दी बता दो बस फिर। तो आपने क्या करना है, जटा वाला नारियल ले आइए। जटा वाला नारियल मतलब जो बालों से ढका होता है, उसको घर में ही आप छील लो। फिर उसके बाद आपने ऐसी स्थान पे लेके जाना है, उसे ऐसी जगह पे लेकर जाना है जहां आप वापस दोबारा कभी ना जाएं। ध्यान रखिए, दोबारा कभी ना जाएं। वहां जाके आपने 4 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सर के ऊपर से वार के उसे फोड़ दीजिए ज़मीन पे,
और दोबारा पीछे मुड़ के ना देखें। फॉर एग्जाम्पल मतलब घर से बाहर ऐसी जगह पे जाना घर से बाहर ऐसी जगह जाना है जहाँ मुड़ के दोबारा ना जाया जाए, कभी ना जाए, कभी मतलब ना अपनी जाए, जिंदगी से उसको ब्लैक लिस्ट कर दो उस रोड को, जिस रोड पे आप जा रहे हो। बिल्कुल दोबारा ना जाए। और ये रेमेडी आप वहाँ पे कर दो, वहाँ पे उसे फोड़ दो और पीछे मुड़ के ना देखो दोबारा। तो आपकी ये जो डेट वाली प्रॉब्लम है, लोन वाली प्रॉब्लम है, राहु की परेशानी है, ये आपकी सॉल्व हो जाएगी। मैम राहु के बारे में आपने बताया, इसके बारे में थोड़ा सा और बताओ कि काफी लोगों का क्वेश्चन होता है वो राहु क्या क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में करता है, ये थोड़ा सा बताओ आप। देखिए राहु एक ऐसा ग्रह है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। राहु कौन है? जिसके पास सर है, धड़ नहीं है, ठीक है, बॉडी नहीं है उसके पास सिर्फ सर है। तो जिसके पास दिमाग बहुत है, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ प्लॉटिंग कर रहे हैं, पर ऑर्गेनाइज नहीं है अपनी ज़िंदगी में, तो प्लानिंग आपकी गलत दिशा में जा सकती है। तो ज़िंदगी में ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये पेन लिया है, यहाँ पे पेन होल्डर से आपने निकाला है, पर आप उसे यहाँ पे ऐसे फेंक के चले जाते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ग्रह हमारे डेली डे टू डे लाइफ में भी आपको मिलेंगे। जैसे बीवी कहती है कि अपना सामान उठा के तौलिया उठा के बेड पे मत रखो, अगर नहा के आए हो जी, ये राहु है। अगर आप अपने डेली रूटीन में ये सारी चीज़ों को फॉलो कर देंगे, आपने राहु को अपलिफ्ट कर दिया। राहु को अपलिफ्ट करते ही आपकी ज़िंदगी में वो शांति आ जाएगी, आपकी प्लानिंग, आपकी डिसीजन मेकिंग बिल्कुल राइट ट्रैक पे होगी। ठीक है मैम, कभी कभी ना हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि हमारी लाइफ में हम डिसीजन नहीं ले पाते, हम कंफ्यूज रहते हैं कि अब मैं आगे क्या करूँ, रास्ता ऐसा नहीं दिख लगता है रहा कि कि अब समझ नहीं आ मैं रहा क्या है करूं, मतलब मेरा करियर बिल्कुल डाउन जा रहा है, या मेरी लाइफ का मकसद खत्म हो गया, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? देखिए अगर ऐसी कोई परेशानी किसी को फेस होती है कि अब वो सोचता है कि अब तो मैं सुसाइड ही कर लूँ, कि अब मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचा है, कि मैं इतना डेट में घिर गया हूँ, बैंकरप्सी हो गई है, या रिलेशनशिप में ऐसा इशू आ गया है कि अब तो कुछ निवारण ही नहीं है, कोई भी परेशानी हो, एक ये छोटी सी रेमेडी है जो आपको कहीं ना कहीं से दरवाजे आपके खोलने लग जाएगा। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कृष्ण जी की वो वाली आपने पिक्चर लगानी है जिसमें वो गोवर्धन पर्वत को उठा रहे हैं गोल्डन फ्रेम के अंदर। ये पिक्चर लगाते ही धीरे धीरे आप देखेंगे, स्लोली एंड स्टेडीली धीरे धीरे रास्ते खुल जाएंगे आपकी ज़िंदगी में जो बिल्कुल बंद हो गए थे, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। मैम एक क्वेश्चन था कि हम लोग जो कपड़े होते हैं हमारे जो पुराने कपड़े होते हैं, हम किसी को भी ऐसे ही दे देते हैं कि पहनने के लिए जी, गरीब को या ये अपने- बहुत देखा है मैंने। हाँ, तो उसमें हमको किस तरीके से देना चाहिए, कुछ इसका तरीका होता है? यूजुअली मैंने हम सुना है कि पुराने कपड़े अगर आप किसी को दे देते हैं तो टोट के कर जाते हैं लोग। जी, उसके लिए आपने क्या करना है, देखिए आज मैंने ये कपड़े पहने हैं, आपने भी जो पहने हैं, हम एक अपनी ऑरा छोड़ते हैं इन कपड़ों में, हमारी एक एसेंस आती है। हम कुछ भी कभी भी पहने, आप देखेंगे, आप किसी और चीज़, किसी और के कपड़े भी ग्रहण करेंगे तो उसमें एक स्मेल होती है, सबकी एक बॉडी ओडोर होती है, एक ऑरा होती है जिसको हम अपने बॉडी के साथ जोड़ते हैं। तो कभी भी आप अपने कपड़े दान करते हैं किसी को ऐसे ही दे देते हैं कि पुरानी टी शर्ट है, पुरानी जीन्स है, कुछ भी है, तो उसे ऐसे बिल्कुल ना दें। आप उसे नमक के पानी से पहले तो निकालें अच्छे से, उसके बाद फिटकरी भी उसी पानी में डाल दें, उसको निकालें और फिर सुखाने के बाद उसके बाद ही मैम दें। लेकिन हम दोस्त यार तो एक दूसरे के कपड़े वैसे ही पहन लेते हैं, तो उससे मतलब ये चीज अलग है या? देखिए दान करना कपड़ों को इज़ डिफरेंट, एक दूसरे से मांग के पहनना वो अलग चीज़ कर रहे हो आप लोग। तो उससे कोई पर impact नहीं आप पुराने कपड़े किसी अपनी मेड को जैसे दान कर देते हैं, चलते फिरते हम ड्राइवर को दे देते हैं, तो वो चीज़ें ऐसे ना करें। आप अपनी ऑरा को पूरा क्लेंस करिए उससे, मतलब और अगर उसके दोस्त बाद किसी से दें। मांग के पहन रहे तो उससे नहीं, कोई दैट्स impact नॉट एन नहीं इशू, नहीं। ठीक है, वरना तो दोस्तों को नींबू मिर्च वो पानी में कर करके देना पड़ता नहीं, उसमें कोई इशू नहीं है। है। मैम ऐसा होता है ना कि कुछ परफ्यूम किसी को नहीं देना चाहिए गिफ्ट में। ये तो मैंने बहुत सुना है कि हाँ, परफ्यूम कि दोगे तो perfume कलेश हो देना, जाएगा, कलेश हो जाएगा, या लड़ाई रुमाल हो दोगे तो कलेश हो जाएगा। मैम ये कितना सच्चा है ये बता दो एक बार बस। देखिए रुमाल और परफ्यूम दोनों सेपरेट रखो आप पहले तो। परफ्यूम हम काउंट करते हैं वीनस ग्रह में, शुक्र का ग्रह। आप अगर अपनी वाइफ को परफ्यूम दे रहे हैं तो आप शुक्र को अपने अपलिफ्ट कर रहे हैं। आपको कोई गिफ्ट आ रहा है तो आपका शुक्र फिर से अपलिफ्ट हो रहा है। पर अगर आप किसी को बाहर गिफ्ट कर रहे हैं तो आप अपना शुक्र ही दे रहे हैं उसे। तो गिफ्ट तो नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। आपस में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं, प्रेफरेबली हस्बैंड वाइफ को लाके दे,
तो उसका शुक्र अपलिफ्ट होगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हाँ जी, वो भी कर सकते हैं आप। हाँ, मैम आप कुछ ऐसी 2-3 वास्तु की चीजें बताइए जो हम अपनी लाइफ में अगर रेगुलर लाइफ में उसे करें तो मतलब हमारी लाइफ लाइफ अच्छी हो जाए। देखिए हमारी वास्तु के अंदर ना नॉर्थ ईस्ट जोन जो है ईशान कोण, उसका बहुत ही महत्व है। क्यों है? क्योंकि उसी के कारण हमें हमारे दिमाग से क्लियरेंस ऑफ माइंड मिलता है, क्लैरिटी मिलती है, प्लानिंग वहीं से आएगी, दिमाग वहीं से चलेगा बेसिकली। तो आपने क्या करना है, सुबह उठ के स्नान करा है नहीं करा है उससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसका कोई वहम नहीं डाला अपने मन में, थोड़ी सी आइस क्यूब लें और नॉर्थ ईस्ट के एग्जैक्ट एरिया में आप उसे डाल दें। ये करने से ही, मात्र इतनी सी ही चीज़ करने से आप धीरे धीरे देखेंगे जो ब्लॉकेजेस हैं आपके माइंड में वो धीरे धीरे हटती जाएंगी। दूसरी चीज़, आप खास ख्याल रखें कि साउथ वेस्ट में कभी भी मंदिर ना बनाएं। मैंने बहुत घरों में देखा है कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वो एक छोटी सी कोई तस्वीर लगा देते हैं गणेश जी की या फिर किसी माता की, या फिर कई बार मैंने ये भी देखा है कि गुरुओं की भी लगा देते हैं। मत करिए। साउथ वेस्ट डायरेक्शन पितरों का स्थान है। आप वहाँ पे अगर मंदिर बनाएंगे तो आपके रिलेशनशिप इश्यूज भी आएंगे, आपको फाइनेंशियल ट्रबल्स भी आएंगी। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। एक और छोटी सी चीज़ मैं ऐड करूँगी जो बहुत सारे मैंने पॉडकास्ट की वीडियोस भी देखी हैं लोगों की, पर कभी मेंशन नहीं करते वो है ढलान घर की, जो बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है कि आपके घर का वास्तु किस तरीके से है। अगर आपके घर में वेस्ट का एरिया डाउन है तो आप ख़त्म हो जाओगे आफ्टर 10 ईयर्स। आपके घर में एक्सीडेंट भी हो सकता है, फायर लग सकती है, मेजर फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। ये तो कुछ नई चीज सुनने को मिल गई। तो वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपकी बाकी सारे घर के कंपैरेटिवली थोड़ी उठी हुई होनी चाहिए, भारी होनी चाहिए, और ईस्ट और नॉर्थ वाला एरिया आपका डाउन होना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो आपकी ज़िंदगी में आप देखेंगे 10 साल के बाद आप बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। एंड मैम जैसे कि क्या होता है कि किसी किसी की हेल्थ इश्यूज बड़े होते हैं, तो हेल्थ भी वास्तु से कनेक्टेड है क्या? बिल्कुल है। तो उसमें हम क्या करना चाहिए हमें? ये जो जोन है हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है इसका और हमारी इम्यूनिटी का, हमारी हेल्थ का। अगर इस जोन में फिर से किसी भी लाल रंग का प्रयोग किया हुआ है आपने तो आपके घर में किसी ना किसी को हेल्थ इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे। अगर इस डायरेक्शन में टॉयलेट है इसमें या नॉर्थ ईस्ट में तो कैंसर की प्रॉब्लम डिटेक्ट होगी ही होगी आपके घर में, किसी ना किसी को होगी ही होगी, या फिर कोई क्रॉनिक डिजीज ऐसा होगा जो सालों से चला आ रहा है। तो इस डायरेक्शन को अगर आपने बैलेंस कर लिया, यहाँ से नेगेटिव आइटम आपने हटा दी, अपने आप ही हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपके कम हो जाएंगे। एंड मैम अगर कुछ होता है ना कि एक पार्टनर है दूसरे पार्टनर पे चीट कर देता है, तो उसको भी कुछ पकड़ा जा सकता है? कुछ ऐसा तरीका है कि पता लग जाए कि भाई ये सही है कि नहीं है? देखिए पकड़ा तो जा सकता है, पर ये ऐसे यूनिवर्सल मत लेना, क्योंकि मैं आपको आज क्लियरली बताती हूँ, लोग खड़े तो हो जाते हैं कंपास लेके, बट एक्चुअल डिग्री उन्हें निकालनी नहीं आती। तो आपके हिसाब से वो डायरेक्शन होके साउथ वेस्ट दिखा रही है, यहाँ पे तो टॉयलेट है तो मतलब मेरा पति या मेरी वाइफ मेरे पे चीट कर रही है। डोंट डू दैट। पहले प्रॉपर मैपिंग कराइए और फिर कंक्लूजन पे आइएगा। और मैम अगर तो- फॉर एग्जांपल जैसे मान लो सेम टॉयलेट वहां पर है, पति ने चेक किया वो भी कह रहा है कि हाँ मेरी वाइफ मेरे पे चीट कर रही है, पत्नी ने चेक किया वो भी कह रही है हाँ मेरा पति मेरे पे चीट कर रहा है, दोनों को यही लग रहा है कि ये दोनों मेरे ऊपर चीट कर रहे हैं, तो ये कैसे पता चलेगा? लग जाए। नहीं देखिए, अगर एक्चुअल में वहाँ पे वो चीज़ मिलती है तो आज नहीं तो कल वो ऐसी घटना घटी होगी, उसमें कोई दो राय नहीं, घटी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि वो उस सिचुएशन से बाहर निकल चुके और हो, ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में घटे। घटे, तो उस चीज़ का पहले ही निवारण कर लीजिए आप। ये भी हो सकता है कि जब पहले डेट कर रहे हो तब ऐसी घटना घटी हो, या उनके घर में ज़रूरी नहीं है कि खाली वो दो ही कपल रह रहे हो, और भी हो, कोई और भी हो सकता है, यू नेवर नो। तो ये डायरेक्शन है, एक है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, एक है साउथ वेस्ट। इन दोनों डायरेक्शन में अगर आपको टॉयलेट मिलता है या आपको किचन मिलती है या आपको कोई भी एंटी एक्टिविटी मिलती है, जैसे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की है, जैसे मैंने मेंशन किया था रेड कलर होना, और साउथ वेस्ट की है वहाँ पे ग्रीन कलर होना, तो ऐसी दोनों चीज़ें अगर आपको मिलती हैं आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में, आपके घर में, तो आप थोड़ा सा सावधान रहिए। ऑलरेडी वहाँ पे कलेश होते होंगे कपल के बीच में,
ऑलरेडी कलेश तभी मिलेंगे तो आपको चीटिंग चल रही, नेचुरली। जब आपस में ही खुशी नहीं है तभी तो आपके मन में अगर आप चीट नहीं कर रहे तो ख्याल आ रहा होगा चीटिंग करने का। बिल्कुल। तो ज़रूरी नहीं है कि चीटिंग हो ही रही हो, ख्याल भी आ रहा है तो वो इस सिचुएशन के चक्कर में आ रहा है। मैम ऐसा हो सकता है कि मान लो कि सब साउथ जो होता है प्रॉपर है, वॉशरूम सही जगह पे है, बट इंसान सही नहीं है, घर उसका वास्तु बिल्कुल सही है लेकिन वो अंदर से सही नहीं है तो वो चीटिंग कर रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो उसके ग्रह देखेंगे हम, उसका डेट ऑफ बर्थ देखेंगे हम, फिर वो आप क्योंकि तीनों चीज़ें अलाइंड है, बिल्कुल साइड बाय साइड चल रही हैं। अगर उसका वास्तु बिल्कुल, पहली बात तो ऐसी सिचुएशन आएगी ही नहीं, ये भी मेरी गारंटी है। अगर उसका वास्तु खराब है तो नेचुरली उसके ग्रह में भी दिक्कत है, अगर ग्रह खराब है तो वास्तु कहीं ना कहीं उसका, क्योंकि सब कनेक्टेड है ना मैम। सब कुछ कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लमेटिक होगा ही होगा। इसीलिए हमारे जो घर वाले वो भी हैं जो शादी वादी करते हैं तो कुंडली वगैरह ये सब मैच करते हैं, चेक करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो कुंडली के साथ अगर आप न्यूमरोलॉजी को भी ले आए तो आपको बहुत ही डीपर पिक्चर दिख जाती है। तो मतलब ये साइंटिफिक रीजन है, ऐसी हवा में नहीं है सब कुछ चीजें। साइंटिफिक है, एवरीथिंग। पहली बात तो आप और हम कौन होते हैं कुछ भी करने वाले। अगर ऊपर वाले ने ऐसी कुछ चीज़ बनाई है जो रामायण से चली आ रही है, महाभारत से चली आ रही है, हम तो वही हैं जो उनको फॉलो कर रहे हैं। एंड ये ऐसा होता है ना, कुछ मांगलिक कपल होते हैं, तो वो सच होता है या सच में बिल्कुल उनकी सच होता है। पेड़ से शादी कराई जाती है? बिल्कुल होता है। आप ये देखिए ना कि पेड़ से शादी कराने का रीज़न क्या है कि उन्होंने एक शादी ऑलरेडी कर ली है, ओके। तो जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट आना है तो वो उस पेड़ पे आ जाए। बेसिकली वो एनर्जी सोख ले, वो पेड़ एनर्जी सोख लेता है, पेड़ को एक कुछ चीज़ होगा नहीं। बताइए लोगों के लिए कि अगर बेबी प्लान कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा तो कैसा क्या करें, क्या रेमेडी करें कि वो इजीली हो जाए? तो किसी ने अगर बेबी प्लानिंग करनी है या किसी ने बेबी प्लानिंग कर ली पर मिस कैरेज के बहुत इश्यूज आ रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उस चक्कर में, तो पहले तो चेक करिए अपने घर में साउथ वेस्ट जोन में क्या आपने लड्डू गोपाल की पिक्चर तो नहीं लगा रखी, या फिर किसी बच्चे की पिक्चर लगा रखी हो तो उसे हटाएं। अगर आपका रूम भी है साउथ वेस्ट में तो वहाँ से सोना बंद करिए, आप वहाँ पे रहिए मत। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अपने घर की, वहाँ पे मधानी की एक पिक्चर लगाइए, जैसे एक लड़की की होती है जिसमें वो चर्न कर रही है, वो वाली पिक्चर लगा दीजिए। थर्ड, आपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में घी रखना है, और वो घी जो लेडी प्रेग्नेंट है या जो चाहती है कंसीव करना, वो उसी से अपना खाना बनाए और उसी को ग्रैंड करे, ताकि मदर को और बच्चे को प्रॉपर नरिशमेंट मिले। एंड मैम ऐसा होता है ना कि जैसे कि कोई लेडी जो प्रेग्नेंट है ऑलरेडी, तो वो फोटो देखती है किसी लाइक शाहरुख खान की, देख रही है कि मेरा बच्चा मतलब जैसे बचपन में कहते आ रहे कि जब जैसा देखोगे वैसा बच्चा पैदा होगा, मतलब ऐसा कुछ खिला देखिए, कि काले लड़कों को देखोगे तो बच्चा काला पैदा हो जाएगा। ऐसे कहते हैं, जैसे काला पुराने काला जमाने में काले लड़कों को घर के अंदर ही आने दिया जाता था। देखिए, आपने गर्भ संस्कार के बारे में मुझे नहीं पता अगर सुना है कि नहीं। मैं तो पहली बार ही सुन रहा हूँ। दूसरी चीज़, पता नहीं आपने महाभारत ध्यान से देखी थी या पढ़ी थी या सुनी थी। अभिमन्यु अपनी माँ के पेट से ही सीख कर आया था कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है, सीख कर आया था। तो आप जब कंसीव कर लेते हैं, आप जो उस समय माँ सोचेगी, देखेगी, करेगी, वही शिक्षा बच्चे के अंदर जाएगी। तो मतलब उस टाइम पॉजिटिव रहना है बिल्कुल। आपको रामायण सुननी चाहिए, देखनी चाहिए। श्री राम का अगर हम निकालें, वर्णन करें, तो वो सबसे सूक्ष्म पुरुष माने गए हैं हमारी हिस्ट्री में, उनसे ऊपर कोई नहीं माना गया। तो अगर आप रामायण का पाठ करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। हाँ जी मैम जैसे आपने अभी बोला कि जो हमारे राम भगवान है वो सबसे श्री ऊपर है, राम, वो हैं, जी, सबसे ऊपर जी। हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया था कि जब जो मैंने रामायण देखी है, जो मैंने देखी उसमें था कि जो उन्होंने माँ सीता के साथ की वो अग्नि जी। परीक्षा कुछ किया था, तो वो क्या सही चीज और थी? उसके बाद उनको निकाल भी दिया था। हाँ तो फिर वो सबसे सूक्ष्म पुरुष कैसे हुए? चलिए, इस बात का ना मैं आपको जवाब दूंगी अपनी अंडरस्टैंडिंग से, जो मैंने समझा है। अब ये सही कुछ लोगों के लिए होगा, कुछ लोगों के लिए गलत होगा। श्री राम को हम सबसे मर्यादा पुरुषोत्तम, सूक्ष्म पुरुष इसीलिए बोला जाता है कि जब उन्होंने सीता माता की अग्नि परीक्षा ली, उन्हें निकाल दिया एक अफवाह से ही, सुन के ही, उन्होंने क्या सोचा होगा
कि माता सीता पे ही क्यों दोष आए, लोग उन पे उंगली ना उठाए, जिंदगी भर एरो मेरे ऊपर आए। आज भी हम बैठ के डिस्कस कर रहे हैं सीता माता के बारे में नहीं, श्री राम के बारे में। उन्होंने अपने पति धर्म को इस तरीके से निभाया कि उन्होंने लव कुश के ऊपर भी जो तीर आने थे, माता के ऊपर भी जो तीर आने थे, फॉरएवर के लिए, इन्फिनिटी के लिए अपने ऊपर ले लिए कि जन्म जन्मांतर तक जब जब उनका वर्णन होगा, सीता माता पे कोई उंगली नहीं उठाएगा, मुझसे क्वेश्चन उठाए जाएंगे। आज भी हम बैठे हैं, किसी ने भी ये नहीं पूछा कि क्या सीता माता की जो परीक्षा हुई थी वो सही हुई होगी, नहीं, हम ये कह रहे हैं उन्होंने गलत किया था। तो श्री राम ने अपने आप को ऐसे कटघरे में खड़ा कर दिया कि मेरी वाइफ के ऊपर कोई उंगली ना उठाए, जिंदगी भर मेरे बच्चों पे कोई उंगली ना उठाए, मुझसे सवाल करो जो करना है। बिल्कुल, तभी वो सबसे ऊपर है। तभी वो सबसे ऊपर है। इसी बात पे जय श्री राम। जय श्री राम। तो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे भी बहुत काफी, अच्छा लगा। चीजें हमें पता लगी जो हमें बिल्कुल पता नहीं था, हम और ट्राई करेंगे। इन सब के भी बहुत काम आई होगी आपकी नॉलेज सारी, और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम और लेके आते रहेंगे। मैम के साथ एक पॉडकास्ट और करेंगे जिसके अंदर नए नए टॉपिक हम लाएंगे। और अगर आपको भी कुछ टॉपिक लगता है कि हमें पूछने चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, हम अगली बार वो topic ये हमारा पहला पॉडकास्ट था, अभी हम आगे और करेंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे, एंड दोबारा मैम के साथ भी दोबारा जरूर बैठेंगे जब हमारा थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा काम। तो आशा करते हैं आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। तो प्लीज इस पॉडकास्ट को बहुत बहुत प्यार दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और मिलते हैं किसी नए पॉडकास्ट। तब तक के लिए